ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 15 का डिस्कशन कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 15 में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर दिया था। तो वो क्वेश्चन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 7 आपकी स्क्रीन पे है। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और बचे हुए क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक सभी लोग आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप लोग सब रेडी हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट अगर 7 है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट n होता है, जहां पर n इंटीजर होता है, तो वो जो नंबर होता है वो n से n+1 लाई करता है। यानी 7 से लेकर के 7+1 दैट मींस 8 पे लाई करेगा। ये बात आपको पहले से ही क्लियर है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे x का इंटरवल निकालना हो तो आप x का इंटरवल डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, अगर आपको वो ट्रिक याद नहीं है तो वो ट्रिक न याद होने के केस में आप इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। यानी कि पहले आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ये हो गया मेथड 1। लेकिन बच्चों मैंने मेथड 2 आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि कभी भी एक्स स्क्वायर अगर ए से बी के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या केस बताया था? मैंने बताया था एक्स लाई करता है माइनस, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये केस याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। चेक कर लीजिए, ये केस सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। ये आता है माइनस ऑफ रूट बी से लेकर के माइनस ऑफ रूट ए यूनियन रूट ए से लेकर के रूट बी। ये बच्चों मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था। तो इसी का बच्चों हम लोग यूज करेंगे, यानी कि मेथड 2 का हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग मेथड 2 से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका लाई करता है 7 से 8 के बीच में। यानी बच्चों यहाँ पर जो एक्स होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा वो आपको ध्यान देना होगा। वो लाई करेगा -2√2, क्योंकि बच्चों अगर आप -√8 लिखेंगे तो वो बन जाएगा -2√2 से लेकर के -√7 यूनियन। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि √7 इंक्लूडेड है, तो √7 पे क्लोज ब्रैकेट आप लगाएंगे, यूनियन √7 से 2√2। आई थिंक यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों इसको याद रखने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि अगर आप इस ट्रिक को ही डायरेक्टली याद रख लें तो आपके क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद आ गया होगा, वरना बच्चों यूनियन इंटरसेक्शन में आपका काफी टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन छूटने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो ये था बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए रेडी है। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों किस तरह से करना है, वंस अगेन किस तरह से करेंगे बच्चों, मैंने आपको प्रॉपर्टी भी सिखा रखी है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस आई होता है तो उसको आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस आई लिखते हैं, जहां पर i क्या होता है? इंटीजर होता है। उसी तरह से बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई होता है तो वो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल हो जाता है, क्योंकि i का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा। अभी बच्चों आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? ऊपर वाली, तो ऊपर वाली पे टारगेट करते हैं। यहाँ पर 3 को देखेंगे तो 3 इंटीजर है तो 3 बाहर निकल आएगा तो x अंदर रह जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 7 इंटीजर है, 7 बाहर निकल आएगा तो -x अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 10। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद आ गया होगा। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में। मैं प्रॉपर्टीज 1 सेकेंड आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x का जो सम होता है वो 0 होता है। लेकिन वो होता तब है जब x आपका क्या हो? इंटीजर हो। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जब से आप x की जगह 2 डाल दीजिए तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 होगा
और -2 का इंटीग्रल पार्ट भी -2 होगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x ये वैल्यू जो होती है -1 होती है जब x इंटीजर नहीं होता। मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को याद आ गया होगा। क्या ये बात सभी बच्चों को याद आ गई है? एक बार जरा क्रॉस चेक कर लीजिए। मैंने ये बात आप लोग को लाइव क्लास में भी बताई थी और अभी मैंने आपको दोबारा भी बता दी है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x का जो सम होता है वो -1 तभी होता है जब x इंटीजर नहीं होता। अब बच्चों जरा अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आपके पास जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सॉल्विंग की है, तो 9 में सॉल्विंग करके आपका रिजल्ट निकला है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x का सम क्या है, 0। और बच्चों अगर ऐसा है तो 9 क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो सारे इंटीजर्स के लिए वो ट्रू हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑल इंटीजर्स। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। तो 9th पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। 9th पार्ट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों जिन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ रही थी वो भी मैंने आपको अलग से बता दी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि किसी का इंटीग्रल पार्ट 5 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों आप इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करो कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 5 से बड़ा होना चाहिए और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 8 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन निकाल लो। लेकिन बच्चों अगर आप चाहो तो इस तरह से आप नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, किसी का इंटीग्रल पार्ट 5 से बड़ा चाहिए। अब बच्चों 5 से बड़ा अगर इंटीग्रल पार्ट चाहिए तो अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, आएगा ना। अगर हम 5.99 तक भी खड़े होंगे तो उसके इंटीग्रल पार्ट 5 आएगा। यानी अगर हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए ही 5 से बड़ा, 5 तो चाहिए नहीं, तो हम x क्या लेंगे, x हम लेंगे 6 से बड़ा। x हमारा क्या होगा बच्चों, 6 से बड़ा या 6 के इक्वल। अगर हम लोग ऐसा लेंगे तो हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बताइए, 6 से बड़ा या 6 के इक्वल होगा। हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 6 या 7 आएगा या 8 आएगा। वो उस डेफिनेशन को फॉलो करें। अब बच्चों हमें क्या लिखा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 8 से कम होना चाहिए। अगर 8 से कम होना चाहिए तो बच्चों 8 तो होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए तो यहाँ 7 से 8 के बीच में अगर हम खड़े होंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 7 आ जाएगा और 7 हमारी रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों अगर हम 7.99 तक भी x ले लेंगे तो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा बताइए, 7 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया कि x 6 से बड़ा होना चाहिए और 7 या 7 से छोटा नहीं बल्कि 8 से छोटा होना चाहिए। ये बात बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगर हम x को 8 से छोटा लेंगे, इसका मतलब 7.99 भी लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और हमें इंटीग्रल पार्ट 8 से कम चाहिए तो उसमें 7 भी आ सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन हो गया वो हो गया कि आपका x लाई करेगा 6 to 8। ठीक है। और बच्चों अगर आपको इस तरह से कम समझ में आ रहा है तो आप अलग अलग डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करके भी इंटरसेक्शन ले सकते हो। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आप उसको क्रॉस कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 उसको भी आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कंटिन्यूएशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा है बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/2 प्लस 1/100। फिर लिखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/2 प्लस 2/100, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/2 प्लस 3/100। तो बच्चों आप सबसे पहले ये सोचो कि ये इंटीग्रल पार्ट के अंदर 1 कब बनेगा। मतलब हमें ये सोचना है कि ये वैल्यू अगर हम 1 कब बना सकते हैं। जैसे आपने सोचा 1/2 प्लस 1/100, 1/2 प्लस 2/100। भाई अगर 1/2 के साथ 1/2 ऐड हो जाएगा तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट 1 बन जाएगा।
और अगर 1/2 से पहले कोई नंबर होगा तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जैसा कि अभी कर रहा है। क्योंकि बच्चों अगर हम 0.5 को 0.01 से ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा सबसे पहला ब्रैकेट है, अगर हम 0.5 को 0.01 से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और ऐसी वैल्यूज बच्चों चलती ही चली जा रही है। देखो 1/2, 2/100, 1/2, 3/100। हम क्या चाहते हैं कि ये 3/100, 4/100 आखिर ये कब तक जाएगा ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो हमने लिख दिया कि अगर आप डायरेक्ट इंटरप्रेट कर सकते हो तो आप चेक करो कि 1/2 प्लस 50/100 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों 50/100 भी क्या होता है, हाफ होता है, और हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो वहां पे इंटीग्रल पार्ट पहली बार बच्चों 1 कब होगा, जब आपका 50/100 उसमें आएगा। लेकिन कई बच्चों की सोचने की क्षमता कम होती है, तो आप लोग कैसे करोगे, आप लिखोगे 1/2 प्लस x/100 इज इक्वल टू 1 कब होगा। अब बच्चों यहां से आपके पास x निकल आएगा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले आपने लिखा 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2/100, समझ में आया। फिर 1/2 प्लस 3/100, ऐसे करते करते बच्चों आपने कहां तक इसका एंड किया है, 1/2 प्लस 50/100। ये बच्चों आपका टर्म आया। क्या ये बात समझ में आई। और बच्चों आप ध्यान से देखो कि इससे पहले जो टर्म आया होगा वहां तक जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो 0 ही होगा। क्योंकि बच्चों ये 1 पहली बार कब बना है, 50/100। क्योंकि हाफ प्लस हाफ तभी तो 1 आया, और 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या बना होगा, 1 बना होगा। लेकिन बच्चों उससे पहले 1/2 प्लस 49/100 तक ये जितनी भी वैल्यूज होंगी बच्चों, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है अंदर की वैल्यूज। और 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाई करती है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी बच्चों 49/100 तक तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 0 है। पहली बार बच्चों 1 कब हुआ है, 50/100। अब बच्चों अगर आपको अभी भी कम समझ में आ रहा है तो आप सोचो कि 1/2 प्लस x/100 2 कब होगा पहली बार, ऐसे भी सोच सकते हो। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब आपको x प्रॉपर निकालना होगा तो वो होगा 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 150। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 150। क्या सबको समझ में आ गया कैलकुलेशन, कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक का बटन दबाइए। चलिए ठीक है। उसके बाद बच्चों ये पहली बार जो 2 बना है वो 150 में बना। इसका मतलब जो बच्चों आगे के टर्म है, आगे के टर्म का मतलब समझ रहे हो, मतलब 50/100 के आगे के टर्म। क्योंकि बच्चों ये एक्सप्रेशन कहां तक चल रहा है, 50/100। फिर अगला टर्म क्या आएगा, वो आएगा 1/2 प्लस 51/100। समझ रहे हो, क्योंकि बच्चों अगर आप लास्ट टर्म देखो तो वो क्या है, 151/100 तक चल रहा है ना। तो आपको अभी 51/100 पे पहुंचे हो, फिर 1/2 प्लस 52/100 पे पहुंचोगे। और जब तक ये 2 नहीं होगा उससे पहले तक इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी, ठीक है। तो 2 कब हुआ है बच्चों, कौन से एक्स पे हुआ है, 150 पे हुआ है। यानी कि बच्चों 149/100 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। यानी बच्चों ये भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, ये भी 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, और ये भी 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है। लेकिन बच्चों पहली बार यानी कि 1/2 प्लस 150/100 और अगेन 1/2, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, जस्ट वेट करिएगा, थोड़ा सा मैं स्पेस इसको बना देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, जस्ट वेट करिएगा, मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि आप समझ तो गए होंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन बहुत ज्यादा ही कर दिया है। तो एक्सप्लेन जब आप बहुत ज्यादा समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस तो फिर आ ही जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि ये 1 से लेकर के 2 तक कहाँ लाई करेगा, 149/100 तक। उसके बाद बच्चों आप 149 तक पहुंच चुके हैं और आपको जाना कहाँ तक है, अपना क्वेश्चन रीड करिए। आपको जाना है 151 तक, ठीक है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए। और बच्चों अगर समझ गए तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। कितना हुआ,
4/2 यानी कि 2, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2 से 3 के बीच में, तो ये भी 2 हो जाएगी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि शुरुआत में 1/100 से लेकर 49/100 तक जितने भी टर्म्स होंगे उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई होगी, इसलिए उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 0 होगा। और पहली बार 1 कब हुआ है 50/100 पे हुआ है, और उसके बाद 51/100 पे, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में। ऐसा करते करते बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये कब तक 1 रहा है 149 तक बाय 100 तक ये 1 हो गया है। यानी बच्चों पहला टर्म 1 कब बना था 50 पे बना था, उसके बाद आखिरी वाला टर्म 1 कब बन रहा है 149 पे बन रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो आप काउंट कर लेते होंगे ना, वो 100 है भाई। पहला टर्म है 50 पे, फिर दूसरा टर्म है 51 पे, फिर ऐसे ऐसे करते करते आखिरी बार वो 1 कब बन रहा है जब आपने 149/100 लिखा है। तो बच्चों ये 1 कितनी बार आ रहा है, अगर 1 2 बार आता तो आप 2 लिखते, 1 3 बार आता तो 1 + 1 आप 3 लिखते। अब ये 1 कितनी बार आ रहा है वो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 100 है तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी। अगर आप एपी का फॉर्मूला जानते हो तो nth टर्म इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। इसको यूज कर लो। इसको बच्चों जैसे ही यूज करोगे तो ये वैल्यू n की यहाँ सर 100 निकल करके आ जाएगी। आप इसको एक बार क्रॉस चेक भले कर लो, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 100। इसका मतलब बच्चों 100 कब तक बनेगा 149/100 तक। उसके बाद बच्चों ये 2 कब बन गया है 2 बना है पहली बार 150/100 पे, फिर उसके बाद फिर 2 बन गया है, यानी 2 दो बार बना है, और 1 100 टाइम्स बना है। तो बच्चों 1 कितनी बार बना है 100 टाइम्स, और 2 कितनी बार बना है 2 टाइम्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 104। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक बच्चों मैंने एक्सप्लेन तो बहुत ज्यादा कर दिया है। इसको आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेना, तभी इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। आई थिंक लेकिन समझ में आ गया होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं जानते हो तो वो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, या मेरे को अलग से टेलीग्राम करो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका फिनिश हो गया। मेरे ख्याल से काफी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए बच्चों अब हम लोग वापस आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग के पास कौन सा हो गया 13 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14th वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार जरा रीड कर लेंगे, हम 14th क्वेश्चन को भी करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी बच्चे रेडी हो गए हैं यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे। क्या लिखा है बच्चों, आपको x और y निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ टारगेट करिए बच्चों। तो क्या हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, 1 तो बाहर हो जाएगा और 1 × 2 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और 1 बच्चों इंटीजर बाहर हो जाएगा तो 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ देखो बच्चों, ये तो एक क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही ट्रीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सबने शायद किया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। डब्बे के अंदर डब्बा, तो बच्चों जो डब्बा होता है वो बाहर निकल आता है, और जो अंदर रह जाएगा y, तो ये हो जाएगा डबल डब्बा, यानी कि 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 8, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का फॉर्मेशन हो गया। किसी नंबर का अगर इंटीग्रल पार्ट बच्चों क्या होता है 4 होता है, तो वो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा 4 से लेकर के 5 के बीच में, ठीक है। अब बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू की आप वैल्यू ही निकाल चुके हो 4, तो उसको आप यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आपका 0 हो जाएगा। और किसी का भी इंटीग्रल पार्ट अगर 0 हो तो वो नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों आपके दोनों आंसर निकल आए। यहाँ पे पूछा जा रहा था x क्या होगा, तो आप कहोगे 0 से 1 होगा, ठीक है। और आपको पूछा गया था y क्या होगा, तो आप कहोगे 4 से 5 होगा। तो आपके दोनों आंसर्स यहाँ पे निकल करके आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों पूरी तरह से यहाँ पे आपका फिनिश हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली है क्या, इसमें आपको सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप कैलकुलेटर से ई की वैल्यू वगैरह देख लीजिए, पाई की वैल्यू देख लीजिए, पाई और ई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरह से पहले बच्चों आप कर लीजिए और उसके बाद उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल करके वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी बच्चों अगर मेरे को लगता है अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन है तो मैं आपको जरूर अभी शो कर देता हूँ, मैं एक बार खुद ही चेक कर लूँ। ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्रूटफुल तरीके से आ गया है। अगर आप उसको चेक करना चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। तो मैं सॉल्यूशन को एक जगह कॉपी कर देता हूँ ताकि इतना सारा देखने पे आप कंफ्यूज ना हो, एक ही जगह पे आपको सॉल्यूशंस नजर आने लगेंगे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बच्चों आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप हमको बताइएगा। तो हमने अभी चर्चा है कि जो चर्चा अभी स्टार्ट की है वो क्वेश्चन नंबर 15 पे ही चल रही है अभी, ठीक है। एक मिनट इसको कॉपी पेस्ट कर लें और इसको वहां पे प्लेस कर देते हैं, फिर आपको सोल्यूशन हम बताते हैं। आइए बच्चों, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करिएगा बच्चों, मैंने तो बता ही दिया, ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, 2 से 3 के बीच में लाई करती है, लगभग 2.7 है तो आपने उसका स्क्वायर कर दिया। पाई की हर कोई वैल्यू जानता है 3.14, तो आपने उसका स्क्वायर कर दिया। पाई इंटू ई कर लिया, रूट ई कर लिया, रूट पाई कर लिया। ये सारी वैल्यूज बच्चों आप इवेल्युएट करके इसको प्लेस कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप प्लेस करेंगे सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे, तो ये आंसर बच्चों आपका 8 निकल करके आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भले कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग सब रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखें। उसमें लिखा है बच्चों 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बच्चों ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हालांकि बच्चों मेरे को ये लिखने में टाइम बहुत लगता है, आप चाहो तो x इज इक्वल टू आई प्लस एफ लिख करके भी जल्दी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को आई प्लस एफ लिखने की आदत नहीं है तो वो x को पूरा लिखिए, फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। समझ में आ गया? ये हो गया बच्चों 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। समझ में आया? तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेसिकली क्या निकल के आया, वो आया 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन 2। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब आप क्या जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट पे रेस्ट्रिक्शन, वो ये वैल्यू कहाँ से लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों ये जो उसका RHS है उसको भी कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो बच्चों जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे नजर आएगी। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें कौन कौन से इंटीजर्स शामिल है, 0 से लेकर के 0 इंक्लूडेड है 2/3 तो कहोगे सर 0 तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन 2/3 तो 0.6 होता है। तो 0 से लेके 0.6 तक आपके पास कितने इंटीजर्स हैं आप बता सकते हैं? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 से 2/3 के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से 0.6। तो 0 से 0.6 में कोई इंटीजर है? कहोगे सर 0 से 0.6 में तो नहीं है, लेकिन 0 है और 0 इंक्लूडेड भी है तो हम 0 ले लेंगे। तो इसका मतलब इस इंटरवल में सिर्फ जो इंटीजर है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 0 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आपने बच्चों डेफिनेशन ये लिखी है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, 3/2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इसके बीच में अगर कोई इंटीजर जो है वो 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0 होगा। और बच्चों में क्वेश्चन में लिखा क्या था, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
तो 0 + 0 क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 16 बच्चों सभी का कंप्लीट हो गया। 16 मैंने कंप्लीट कर दिया। 16 के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी कर पाए करके खत्म करते हैं। चलिए, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो जितने इसके भी पार्ट कर सकते हैं बच्चों जल्दी जल्दी करते जाएंगे, टाइम ना वेस्ट करिएगा। हाँ, आंसर बच्चों क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में पढ़िए। फर्स्ट में पार्ट में लिखा हुआ है किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8 है। तो बच्चों वो नंबर कहां से कहां लाई करेगा, आप कहोगे सर n से लेकर के n+1। तो n की जगह बच्चों -8 है और -8 + 1 क्या होता है, -7 होता है। हो गया। अब बच्चों यहां से आप x निकाल लो जितना जल्दी आप निकाल पाओ। निकाल लेंगे सभी लोग। कैसे निकालेंगे, पहले हम पूरी इक्वेशन में -2 करेंगे तो यहाँ -10 हो जाएगा, ये -x है और बच्चों -2 करते ही ये -9 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन भी आप साथ में रिवर्स कर देंगे। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक आ जाएगा बच्चों, x आपका आ जाएगा 9 से लेकर के 10 तक। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि x कहां से कहां तक आएगा, 9 से लेकर के 10 तक। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 9 to 10। समझ में आ गया। चलिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 5 के इक्वल, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 तो वो नंबर कहां से कहां लाई करेगा, तुम कहोगे सर वो लाई करेगा n से लेके n+1। तो n+1 कितना हुआ, 6। अब आप कहोगे सर ये तो डबल इनइक्वालिटी हो गई। हमने कहा हाँ बेटा, अगर डबल इनइक्वालिटी हो गई तो आप इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करिए और उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो हम इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे सर ये तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो गया। अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो x क्या होता है, वो होता है लेस देन इक्वल टू -a यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका सॉल्यूशन सेट तो ये हो गया। और अगर mod x बच्चों लेस देन a होता है तो x कहां से कहां लाई करता है, -a से लेके प्लस a। ये बात सबको समझ में आ गई। अब बच्चों सॉल्यूशन सेट लिख दो जरा जल्दी से। ये हो गया बच्चों -x, जरा 3 + 5। तो 3 + 5 बच्चों कितना हो जाएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आ गई। 3, ध्यान से देखिए, 3 -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों -x 3 - 5, तो 3 - 5 कितना हुआ, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। इसको माइनस का मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम माइनस का मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आए, -∞ से -2 यूनियन 8 से इंफिनिटी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बच्चों RHS से निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों पूरी इक्वेशन में -3 कर दो तो ये हो जाएगा -9 -3 हो गया। ठीक है, अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कर दिया, यानी कि यहां से x क्या निकल के आया बच्चों, -3 से 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। चलिए इंटरसेक्शन लेना सभी को आता है, लीजिए धीरे धीरे। कैसे लेंगे, सबसे पहले -2 लिखते हैं फिर 8 लिखते हैं। ये रीजन बच्चों क्या है, -∞ से -2। ये क्या है बच्चों, 8 से इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा देखो -3 से 9। -3 बच्चों यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, दोनों पे ओपन है। अगर हम उसको इस तरह से करेंगे तो ये रीजन आएगा। तो बच्चों कॉमन रीजन क्या हुआ, सर बहुत आसान है, -3 से -2 यूनियन 8 से 9। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर
निकल के आएगा। बच्चों जरा ये फाइनल आंसर जो आपने निकाला है एक बार इसको सभी बच्चे एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर आ रहा है। तो बच्चों आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, वो आपका थर्ड वाला पार्ट है। तो हम लोग थर्ड वाले पार्ट को अलग से लिख लेते हैं। आप पहले देख लीजिए थर्ड वाला पार्ट लिखा क्या है, सबने देख लिया? चलिए, तो थर्ड वाला पार्ट, तो बच्चों ये थर्ड वाला पार्ट किसका है? 17th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं 17th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 10 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, 10 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बच्चों? 1। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर बच्चों किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 1 है तो वो कहां से कहां लाई करेगा? वो लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, अब बच्चों उसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करो? -10 करो। तो 1 माइनस 10 कितना होगा? -9। तो ये बात समझ में आई कि 1 माइनस 10 कितना होगा? -9। और बच्चों 2 माइनस 10 कितना होगा? -8। ठीक है, अब बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करो। माइनस बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बच्चों कहां से कहां लाई करेगा? आपको सर 8 से लेकर के 9 के बीच में। इसका बच्चों मैंने सॉल्यूशन सेट आपको बता दिया कि एक्स लाई करता है -3 से, ठीक है, -2√2 यूनियन 2√2 से 3, 2√2 से 3। जरा चेक करिएगा आंसर सभी को एकदम क्लियर कट समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट का आंसर मैंने बच्चों एक ही बार में आपको लिख करके बता दिया है, वो फुली आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोग अभी पहले क्वेश्चंस में जस्ट किए हुए हैं। जब एक्स स्क्वायर लाई करता है ए से बी तो आप लिखते हो एक्स इज लाइंग बिटवीन -√b से लेकर के -√a यूनियन √a से √b। तो 17 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। अब बच्चों लोग 17 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा है बच्चों x-10 प्लस 7 माइनस एक्स, इन दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सम है वो 9 है। कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीजर पार्ट कितना है? -10। ठीक है, फिर बच्चों इंटीजर पार्ट हम बाहर निकाल देंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जरा चेक कर लीजिए। उसके बाद इक्वेशंस बच्चों फिर से बनाओ। ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -6। अब बच्चों जल्दी से बताओ -10 प्लस 7 कितना होता है? तुम कहोगे सर -3 होता है, और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3, यानी 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 हो जाएगा 12। यानी बच्चों आपको क्या निकल के आया फोर्थ पार्ट में? आपका फोर्थ पार्ट में निकल के आया है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x का सम 12। तो बच्चों ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और -x का जो सम होता है वो या तो 0 होता है या तो -1 होता है। ये 0 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं है एक्स। यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बच्चों? 5। कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं, एक्स बिलोंग करता है 5, नो सॉल्यूशन। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए 17th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। 17th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का फिफ्थ पार्ट। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है x+7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 8 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 50। तो बच्चों हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 8, 8 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू 50। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन सेट निकलेगा, क्योंकि इसका जो सम है बेसिकली वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर बच्चों ये सम 0 आता है तो सम 0 आने का मतलब मैंने क्या बताया था कि x किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। तो बच्चों ये सॉल्यूशन सेट आपका निकल के आ गया। तो 17 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और चर्चा करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 की। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 को पहले कॉपी करें।
ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चर्चा बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए बच्चों वीडियो को ब्रेक करके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं।